शहर की सूनी गलियों में रात जब अपने पैर पसारती थी, तो वक्त हो जाता था उसके आने का, जिसे मुंबई का बच्चा बच्चा बियरमैन के नाम से जानता था। आखिर कौन था ये बियरमैन और क्या है इसकी कहानी? आपने सीरियल किलर, सन के हत्यारों की कई कहानियां सुनी होंगी। कई के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि ऐसे हत्यारे अक्सर मीडिया, अपराध वाले जो नॉवेल्स होते हैं, उनके लेखकों और बॉलीवुड के निर्माता, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के लिए एक खास किस्म का सब्जेक्ट, एक खास विषय होते हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं जहां कुछ सनकी हत्यारों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, और ऐसे ही कई मामले भारत में भी सामने आ चुके हैं जिनके हत्यारों के बारे में दुनिया शायद जानती है। लेकिन क्या आपने कभी बियरमैन के बारे में सुना है? ये किसी हॉलीवुड फिल्म का हीरो नहीं, बल्कि असल जिंदगी का एक जानलेवा मानसिकता वाला विलन है। जी हाँ, बियरमैन एक ऐसे सीरियल किलर का नाम है जिसने साउथ मुंबई में अपने आतंक से लोगों को खौफजदा किया था। बियरमैन के नाम से मशहूर हो चुके इस हत्यारे के बारे में कहा जाता है कि ये पहले बियर पीता था और फिर अपने शिकार की तलाश करके उसे मार देता था। मारने के बाद खाली बियर की बोतल को उसकी लाश के पास छोड़ आता था। बियरमैन द्वारा की गई इन हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ अक्टूबर 2006 में, जब सुबह सुबह मरीन लाइन स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर एक आदमी की लाश पड़ी मिली। ये लाश एक टैक्सी ड्राइवर की थी जिसका नाम था विजय गौड़। इसकी बड़ी ही बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की गई थी। देखने वालों का मानना था कि ये किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक वहशी हैवान का, एक शैतान का काम है। पुलिस ने मौका, मुआयना और पंचनामा भर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश के पास बियर की एक खाली बोतल मिली थी जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया गया। पहली बार देखने से, या ये कहिए प्रथम दृष्टया, ये आपसी रंजिश में हुआ कत्ल लग रहा था, जिसमें दो लोगों ने मिलकर बियर पी और उसके बाद किसी झगड़े वगैरह को लेकर एक दूसरे की जान ले ली। तफ्तीश भी हुई और जांच भी, लेकिन कुल मिलाकर इन सब का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि बियर बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट्स पुलिस रिकॉर्ड में कहीं मौजूद नहीं थे। और यही कारण रहा कि इस मर्डर केस की फाइल कहीं दब के रह गई। लेकिन असली हड़कंप तो तब मचा जब इसके लगभग 2 महीने बाद 14 दिसंबर की सुबह चर्च गेट स्टेशन के पास एक और लाश मिली। और ठीक उसी तरह इस लाश के पास से एक बियर की खाली बोतल फिर से पुलिस को मिली। पुलिस ने पिछली हत्या की जांच से इस कत्ल के डिटेल्स का भी मिलान किया और उनका शक एकदम सही निकला। इस बार भी वही सारी चीजें हुई थी और कातिल भी वही लग रहा था। और फिर तो जैसे एक के बाद एक कत्ल की झड़ी सी लग गई। इसी तरह से 13 जनवरी तक पुलिस को कुल मिलाकर 7 लोगों की लाशें मिल चुकी थी। इनमें से ज्यादातर के कमर के नीचे कपड़े नहीं थे। ये सभी कत्ल चर्च गेट के मरीन लाइन रेलवे स्टेशन के आसपास किए गए थे। पहले कत्ल के बाद थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की गई, लेकिन पुलिस की ढिलाई कहें या सबूतों की कमी, इसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। मगर जब 3 महीने में एक के बाद एक 7 लाशें मिली, उसने पुलिस को सकते में डाल दिया और इसी के साथ आसपास के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। अब तक पुलिस को कुछ और मालूम हुआ हो या ना हुआ हो, पर कम से कम ये तो पता चल ही चुका था कि मुंबई में एक सीरियल किलर आ चुका है। पुलिस और मीडिया के पास इस हत्यारे का ना तो कोई नाम ही था, ना कोई पहचान। ऐसे में लाशों के पास से बियर की खाली बोतल मिलने के कारण इस केस का नाम बियरमैन केस रख दिया गया। जैसा कि अक्सर होता है, मीडिया ऐसे केसेस में कातिल को किसी फिक्शन की तरह रोमांटिसाइज करती है और फिर एक अजब सा नाम दे देती है। तो इस बार भी ये नाम वहां के अखबारों ने उस कातिल को दिया था, बियरमैन। मुंबई के अमूमन हर तबके और उम्र का नागरिक सिर्फ एक ही बात कर रहा था, बियरमैन, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उन पर भी इस बियरमैन का हमला ना हो जाए या किसी भी किस्म का
ऐसे इंसान से वास्ता न पड़े। मुंबई पुलिस की नींद हराम करने वाले और शहर के आम जन में दहशत फैलाने वाले इस बियरमैन के ऊपर अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 के बीच दक्षिण मुंबई में हुई इन 7 लोगों की हत्या का इल्जाम लगा। मीडिया और सिस्टम के दबाव में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली मुंबई पुलिस ने कई बार सबूतों और कुछ एक तथाकथित गवाहों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इन हत्याओं के पीछे है कौन। पुलिस ने मौका वारदात से भी किसी मजबूत सबूत को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां बियर की खाली बोतल के सिवा कुछ नहीं मिला और बहुत छानबीन के बाद भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। हर बार तफ्तीश में एक ही बात निकल के सामने आती थी कि बियरमैन झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को मारकर उन्हें अरब सागर के पास फेंक जाता है और साथ ही साथ हत्यारा उनके शवों के पास बियर की एक खाली बोतल भी छोड़ जाता है। और असल में बियर की एक खाली बोतल ही हत्यारे और मरने वाले के बीच का एकमात्र लिंक, एकमात्र सुराग, जिसकी बिना पर कुछ ठोस क्लेम नहीं किया जा सकता था। ऐसे में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच तेज करते हुए हत्यारे का पता लगाने और हत्याओं की गुत्थी सुलझाने के लिए 80 तेज तर्रार पुलिस कर्मियों को मिलाकर एक एसआईटी का गठन किया, जिसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव, एकमात्र उद्देश्य था इस बेरहम हत्यारे बियरमैन को पकड़ना और उसे सलाखों के पीछे डालना, जो कि उसकी सही जगह थी। क्या पुलिस को बियरमैन के खिलाफ कोई सबूत मिल पाया? क्या कोई चश्मदीद गवाह मिला जिसने बियरमैन को देखा हो? क्या बियरमैन द्वारा हत्याओं का सिलसिला जारी रहा? क्या कभी ये बियरमैन पकड़ा भी जा सका? ये मुंबई शहर, जहां एक तरफ चकाचौंध से भरा एक अलग शहर है, वहीं दूसरी तरफ सूना, अंधेरा और सुनसान भी है, जहां पनपता है अपराध और क्राइम का एक ऐसा दलदल जो मुंबई का एक ढंग से हिस्सा बन चुका है। लेकिन अपराध जब सड़कों पर अपनी जड़ें जमाने लगता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी पर असर हो जाता है तो वो है आम आदमी। इंडियन मर्डर मिस्ट्री के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह से अक्टूबर 2006 से लेकर जनवरी 2007 तक मुंबई की सड़कों पर चला खूनी खेल, जिसका सूत्रधार था एक वहशी जिसे किसी ने नहीं देखा था, बस उसे लोग बियरमैन के नाम से जानते थे। पुलिस ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कहीं से भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था सिवाय एक बियर की बोतल के। आखिर कौन था यह हत्यारा जो एक खास इरादे से घर से निकलता था और जब उसका ये इरादा पूरा हो जाता तो वो लाश के पास में एक बियर की बोतल छोड़कर चला जाता था। इसका एक तरफ जहां मीडिया ने इस बात का जोर शोर से हवा मचा रखा था, वहीं दूसरी तरफ आम जन में, यानी नॉर्मल लोगों में, पब्लिक में इस बियरमैन नाम के हत्यारे की दहशत बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस की लगातार कोशिशों के बावजूद कहीं कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी जिसमें इस हत्यारे का सुराग लग पाए या कोई गवाह ही मिल पाए। लेकिन फिर एक दिन किसी मुखबिर की सूचना पर आखिरकार 22 जनवरी 2007 को पुलिस ने पास के ही एक धोबी घाट से रविंद्र कांत्रोल नाम के एक आदमी को शक के आधार पर धर दबोचा। रविंद्र कांत्रोल को अरेस्ट करने का आधार केवल शक और उस मुखबिर की सूचना मात्र ही थी। तो इसके बाद अखबारों ने भी अपना मीडिया धर्म निभाते हुए बियरमैन की तुलना रविंद्र कांत्रोल से करनी शुरू कर दी। हमारे देश में आमतौर पर चलने वाला मीडिया ट्रायल अपने जोरों पर था। बियरमैन रविंद्र कांत्रोल को लेकर मीडिया में तरह तरह की खबरें अपने चरम पर थीं। कुछ मीडिया खबरों ने इस बारे में लिखा कि इसने केवल उन 7 लोगों को ही नहीं मारा है, इससे पहले भी दक्षिण मुंबई में ये लगभग 45 हत्याएं कर चुका है। इसने सभी को मारकर समंदर में फेंक दिया। वहीं किसी ने यह भी कहा
कि इसने काला जादू करने के लिए लोगों की हत्याएं की हैं। लोगों को मारकर उनका खून मरीन लाइन के पास बने कब्रिस्तान में एक तांत्रिक द्वारा काला जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फरवरी 2007 को हुए एक नार्को टेस्ट में आरोपी रविंद्र कांतरोल ने स्वीकार किया कि उसने 15 लोगों की हत्या की है। वहीं यह भी माना जाता है कि वह 21 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। कांतरोल ने टेस्ट में स्वीकार किया कि वह नशे का आदी था। उसने चरस की लत के प्रभाव में आकर इन हत्याओं को अंजाम दिया। कांतरोल चरस लेने के बाद उग्र हो जाता था और अपने शिकार की खोज में निकल जाता। कांतरोल ने बताया कि वह कत्ल से पहले पीड़ितों से बियर पीने के लिए कहता और उनके मना करने पर उनका यौन शोषण करता। अप मार्केट, मरीन लाइन, चर्च गेट, आजाद मैदान के इलाकों में लगातार हत्याएं पुलिस के लिए चिंता का कारण बन गई थी। मुंबई पुलिस ने नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उन्होंने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा है। इस परीक्षण के साथ पुलिस को लगा कि बियरमैन का रहस्य अब साफ हो जाएगा। कांतरोल के पकड़े जाने के बाद मुंबई पुलिस इस बात से बेखबर रही कि इन हत्याओं के पीछे आखिर कातिल का क्या मकसद था। हालांकि कातिल का कहना था कि उसे खून करना अच्छा लगता है। बहरहाल पुलिस ने रविंद्र कांतरोल को 3 हत्याओं के आरोप में जेल में डाल दिया। इसके बाद 2007 में कोर्ट ने कांतरोल को एक कत्ल के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। बियरमैन द्वारा हर बार की गई हत्या में मृतक की छाती, पेट, बांह और जांघ पर लगभग 20 बार चाकू घोंपा गया था। इस हत्या के सिलसिले में कांतरोल को आजीवन कारावास की सजा दी गई। ये कत्ल अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 के बीच हुई 7 सीरियल हत्याओं में से एक ही था। हालांकि कांतरोल के ऊपर 3 हत्याओं का और आरोप लगाया गया था। 9 अक्टूबर 2006 को चर्च गेट में बॉम्बे हॉकी स्टेडियम के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। इसके बाद 25 दिसंबर 2006 को मरीन लाइंस में आयकर कार्यालय के पास दूसरा शव मिला। एक अन्य मामले सहित इन दोनों मामलों में पुलिस ने रविंद्र कांतरोल को आरोपी माना था। हालांकि 12 जुलाई 2008 को सेवरी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कांतरोल को 3 में से 2 आरोपों से बरी कर दिया। इसी के साथ मुंबई के लोगों और वहां की पुलिस ने इस बात से राहत की सांस ली कि अब बियरमैन के आतंक से उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 17 दिसंबर 2009 को सबूतों के अभाव में और पुलिस द्वारा पेश किए गए कई टेस्टों को अमान्य मानते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कांतरोल के खिलाफ फोरेंसिक रिपोर्ट मान्य नहीं हो सकती। इससे पहले पुलिस ने अपने केस को और मजबूती देने और आरोपी को सजा दिलाने के लिए ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी लगाई थी। बावजूद इसके आरोपी बच निकला। वहीं इस मामले में एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपनी गवाही में कहा था, एक आई विटनेस ने बोला था कि उसने कुछ सेकंड के लिए कांतरोल को देखा था। हालांकि इसके 2 महीने बाद वो कातिल का चेहरा याद नहीं कर पाया। कांतरोल को छोड़ने के बाद कुछ वक्त तक तो मुंबई पुलिस को सिर्फ शुबा ही लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो गया और फिर कहीं कोई हत्या नहीं हुई। लेकिन एक नया खेल शुरू हुआ जिसमें एक के बाद एक 3 लड़कियों की लाशें बरामद की गई। इस मामले में भी शक की सुई रविंद्र कांतरोल के ऊपर गई। इस पर पुलिस ने उसे थाने में बुलाया, पूछताछ की और उसका डीएनए सैंपल भी लिया गया। हत्यारे का पता लगाने के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने लगभग 900 लोगों के डीएनए इकट्ठे किए थे। इसके लिए कई शवों से डीएनए सैंपल लिए गए। परीक्षण के बाद पता चला इनमें से कई सैंपल आपस में नहीं मिलते। मरने वाली लड़कियों में से
कुछ के साथ कत्ल से पहले बलात्कार भी किया गया था। हत्या के पहले और दूसरे। में अगले एपिसोड में जानिए इस हत्याकांड से जुड़ी कुछ और बातें। You will listen. और दूसरे और तीसरे मामलों के बीच लगभग 3 महीने का अंतर था। इसके अलावा मारी गई सभी लड़कियां लगभग 3 से 4 साल की थी। इनमें से एक लड़की जागृति पटेल का अपहरण 20 अक्टूबर को किया गया था। इनका शव 13 नवंबर 2006 को नरीमन पॉइंट फायर ब्रिगेड डिपो पर पड़ा मिला था। इसी जगह से 18 जनवरी को करिश्मा छावान नाम की एक लड़की का भी शव बरामद हुआ था। वहीं एक अन्य लड़की एंजल शर्मा की लाश 19 अप्रैल 2007 को मेकर टावर्स के पास समंदर से बरामद हुई थी। हत्यारे ने एंजल शर्मा को मारने से पहले उसके साथ बलात्कार किया था। हालांकि 3 लड़कियों के शव से मिले डीएनए से आरोपी कांतरोल के डीएनए का मिलान किया गया, लेकिन वो किसी के साथ मैच नहीं हुआ और ऐसे में पुलिस ने कांतरोल को छोड़ दिया। बहरहाल रविंद्र कांतरोल कई सालों से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा था। लगभग 20 साल की उम्र में वह मुंबई के दशरथ राणे गैंग में शामिल हो गया। यहाँ उसका काम गैर कानूनी रूप से शराब बेचने वालों और रेहड़ी पटरी वालों से उगाही या अवैध वसूली का था। इस दौरान भी वह कई बार जेल गया। फिर एक रोज जेल से छूटने के बाद उसने अपना धर्म बदलकर गुमनामी के अंधेरे में खो जाना ही बेहतर समझा। आज रविंद्र कांतरोल कहाँ है ये कोई नहीं जानता और उसके गायब होने के साथ ही बियरमैन द्वारा की गई हत्याओं से भी पर्दा कभी नहीं उठ पाया।